कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं कि बर्ड फ्लू ने पूरे देश में अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। पहले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, अब मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिलने से दहशत बढ़ गई। इन हालात से निपटने के लिए कई राज्यों में प्रशासन भी मुस्तैद हो गया ताकि चिड़ियों से फैलने वाला यह वायरस लोगों के खाने की प्लेट तक न पहुंच सके। देश के बाकी कई राज्यों की तरह यूपी में भी राज्य सरकार ने मुर्गे मुर्गियों और चिड़ियों की निगरानी तेज कर दी। मेरठ प्रशासन ने बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई और उसे पूरे इलाके पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। हमने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कहीं भी क्षेत्र में यंग बर्ड्स की ज़्यादा संख्या में मौत को तुरंत हमें या वन विभाग को सूचित करें। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी कई मुर्गे मुर्गियों के मरने की खबर सामने आई, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेज दी गए। हालांकि अभी वहां बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बिहार सरकार ने साफ किया कि वो किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। हम लोग चौकन्ना है और सब जगह जांच की जा रही है। इसके अलावा गुजरात, केरल, हिमाचल और कर्नाटक से भी कई कौओं को के संदिग्ध हालात में मरने की खबरें सामने आई और उन राज्यों में भी दहशत बढ़ गई। बर्ड फ्लू की वजह से जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें राजस्थान काफी ऊपर है। अब तक राजस्थान के 11 जिलों में बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है और कई पक्षियों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात के जूनागढ़ में भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसी खतरे को देखते हुए गुजरात के नर्मदा जिले के सबसे बड़े पक्षी घर को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा हिमाचल में भी कई पक्षियों की मौत राज्य सरकार के लिए चिंता का कारण बन चुकी है, क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू को बताया गया। इसके अलावा कर्नाटक में भी कई कौओं के मरने से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया। सौभाग्य की एक बात यह कि सर्दियों के मौसम में फ्लू यानी सर्दी, जुकाम और बुखार फैलाने वाले वायरस का हमला होता है। बर्ड फ्लू भी उसी प्रजाति का वायरस है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में दूसरे देशों के पक्षी भी देश में आ जाते हैं, इसलिए बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में प्रवासी पक्षियों से ही बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही है। अभी जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत सबसे ज्यादा है, वहां मुर्गियों में बड़े पैमाने पर इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई। कौओं के मरने की वजह से हड़कंप ज्यादा है, क्योंकि कौए मरे हुए पक्षियों का मांस भी खाते हैं। यह आशंका है कि बर्ड फ्लू से कोई पक्षी मरा हो और उसका मांस खाने की वजह से कौए मर रहे हों। लेकिन यह भी अभी सिर्फ आशंका ही है, जिससे केंद्र और राज्यों की सरकारें अलर्ट हो गई। हमको ये बात समझनी होगी कि सरकार के अलर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम बदहवास हो जाएं। हम सब निश्चिंत रहें, इसीलिए सरकारें अलर्ट हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई। जहरीली शराब पीने से गांव के जिन लोगों की मौत हुई, उनके घरों में कोहराम मच गया। कल तक जिन घरों में चहल पहल थी, वहां मातम पसर गया। घर वालों की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस घटना में किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी का बेटा इस दुनिया से चला गया तो किसी ने अपना भाई गंवा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को भी हिरासत में ले लिया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एनएसए तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि हमारे बीच ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं जो अपनी जेब भरने के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकते। जहरीली शराब के धंधेबाज भी उन्हीं में शामिल हैं। जो भी शराब पीने वाले हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि सस्ती शराब तो कायदे से बिक ही नहीं सकती, क्योंकि शराब के दाम सरकार तय करती है। अगर कोई सस्ती शराब बेच रहा है तो वो या तो नकली होगी या शराब की बोतल में जहर भरी। ये हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पैसे बचाने और पीकर मदहोश होने का भूत चढ़ जाता है। हर गांव, हर कस्बे के लोगों को मालूम है कि अवैध शराब कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है। हम देख सुनकर भी आवाज नहीं उठाते, इसलिए पुलिस और आबकारी विभाग के लोगों को भी इस धंधे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी जहरीली शराब जितनी ही कड़वी सच्चाई है कि अवैध शराब की काली कमाई में कुछ सरकारी कारिंदों ने भी अपना हिस्सा बांध रखा है। मौत का यह खेल अब हम सबको मिलकर ही रोकना होगा, क्योंकि जहर के ग्राहक तो हमारे आपके बीच ही हैं, और जब तक खरीदार रहेंगे तब तक अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा बंद नहीं होने वाला।
ब्रिटेन से आने जाने वाले विमानों को सीमित संख्या में फिर शुरू करने के सरकार के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने कोरोना के नए और खतरनाक रूप से निपटने के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट होगा और इसका खर्च भी यात्रियों को ही उठाना होगा। इस जांच में जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, जबकि नेगेटिव आने वाले यात्रियों को निगरानी के लिए 7 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। उसके बाद उन्हें अपने घरों पर भी 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश अभी 1 हफ्ते के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक डॉल्फिन की हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉल्फिन की हत्या का यह वीडियो कई दिन पुराना है, जिसके वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग नदी से बहकर आई डॉल्फिन पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला करते दिखे। इंसानियत भूल चुके इन लोगों ने जल्द ही डॉल्फिन को मौत के घाट उतार दिया। अबे पर फालतू मार दो यार। यही नहीं, इसकी मौत का तमाशा भी बनाया गया। घटना के कई दिन बीतने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब ये वीडियो वायरल होने लगा तब पुलिस भी हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मारने वाले हैं उनकी पहचान करके उसमें से 3 लोग गिरफ्तारी कर ली है। गंगा में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन भटककर नहर के रास्ते वहां पहुंच गई थी, लेकिन वन विभाग को बताने के बजाय गांव वालों ने उसे जाल लगाकर पकड़ लिया। सौभाग्य की बात यह कि हमारे ऐसे ही पागलपन ने गंगा की पहचान रही इन डॉल्फिन का वजूद खतरे में डाल दिया। गंगा किनारे जितने भी गांव या शहर हैं वहां सबको मालूम है कि सूस के नाम से मशहूर ये डॉल्फिन इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। सांस लेने के लिए उसे हर 2-3 मिनट पर पानी से बाहर आना होता है। डॉल्फिन की इस नस्ल की आंखें भी कमजोर होती हैं, जिससे वो भटक कर नदी के किनारे आ जाती है। हम ये जानते हुए भी इस बेजुबान की जान लेने में जुट जाते हैं। डॉल्फिन के शिकार पर देश में पूरी तरह पाबंदी। पिछले साल 15 अगस्त को सरकार ने डॉल्फिन बचाने के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू किया, क्योंकि डॉल्फिन नहीं रही तो गंगा भी नहीं बचेगी। अब हमें कानून का तो कोई डर रहा नहीं, कम से कम गंगा से जुड़ी आस्था के नाम पर ही डॉल्फिन को बख्श दें, जिन्हें गंगा का वाहन कहा जाता है। टेस्ला कंपनी के CEO एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। moneycontrol.com की रिपोर्ट है कि दुनिया भर के उद्योगपतियों की संपत्ति के आंकड़े बताने वाली ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलॉन मस्क अमेजॉन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। टेस्ला कंपनी के शेयरों में आई तेजी की वजह से एलॉन मस्क की कुल संपत्ति $188 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 14 लाख करोड़ रुपए हो गई। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अलावा एलॉन मस्क स्पेसएक्स कंपनी के CEO भी हैं। टेस्ला वही कंपनी है जिसे एक समय एलॉन मस्क बेचना चाहते थे और एप्पल के CEO टिम कुक को उन्होंने इसकी पेशकश भी की थी। हालांकि एप्पल ने टेस्ला कंपनी को खरीदने से इनकार कर दिया। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में एक साथ कई कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पहले से ही इस महामारी की चपेट में, और इस बीच दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सैकड़ों कौवों की मौत ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। कौवों के मरने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही राजधानी में बर्ड फ्लू की दस्तक का डर भी सताने लगा। जिस तरह से कौवों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम उस पार्क में पहुंची जहां जमीन पर कई मरे हुए कौवे पड़े थे। की जांच की जाएगी हॉस्पिटल में जाके कि देखते हैं कि इतने सारे कौवे एकदम से क्यों मरे। उस पार्क की देखरेख करने वाले ने बताया कि रोजाना 40 से 50 कौवों की मौत हो रही है। सौभाग्य की बात यह कि देश में बर्ड फ्लू की आशंका लगातार बढ़ रही है। ये सच है, कोरोना का खौफ पहले से है और ऐसे हालात में हम लोग कल्पना के घोड़े भी दौड़ाना शुरू कर देते हैं। कई बार हम आशंकाओं की पुष्टि हुए बिना ही अफवाह फैलाने लगते हैं। बेहतर होगा कि बर्ड फ्लू के मामले में हम सरकार की रिपोर्ट आने का इंतजार करें, थोड़ा सतर्क रहें। अभी दिल्ली में कौवों के मरने की वजह साफ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में जो कौवे मरे पाए गए थे उनकी रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि कौवों में बर्ड फ्लू का वो वायरस नहीं था जो मुर्गियों में मिला। वैसे भी देश में शीतलहर चल रही है और कौवों की मौत ठंड से भी हो सकती है। कौवे और दूसरे पक्षियों को रानीखेत नाम का वायरस भी दिसंबर से फरवरी तक फैलता है और वो भी मौत की वजह हो सकता है। पिछले साल फरवरी में कौवों के मरने पर बिहार में भी बर्ड फ्लू का हुआ खड़ा हो गया था। बाद में पता चला कि कौवे बर्ड फ्लू से नहीं मरे थे। तो अभी सावधान रहिए बर्ड फ्लू से भी और इससे जुड़ी अफवाहों से भी, क्योंकि हम जब बदहवास होते हैं तो अफवाह फैलाने वालों को मौका मिल जाता है।
पहले आसान लोन और फिर वसूली के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ऐप अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों का शोषण करने के लिए चीन की कंपनियों के लोन देने वाले कई ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इस तरह की ऐप की वजह से देश में कई लोग खुदकुशी जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। ये ऐप हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का लोन बेहद कम जांच पड़ताल के आसानी से दे देते हैं, लेकिन लोन की रकम वसूलने के लिए गुंडागर्दी पर उतरने में भी देरी नहीं करती। हैरानी की बात यह है कि लोन देने वाली ऐप ग्राहकों की निजी जानकारी और फोन में मौजूद दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर पहले ही चुरा लेते, फिर रकम की वसूली के लिए पहले तो ग्राहकों से गाली गलौज करके उन्हें परेशान करते हैं और उससे भी काम ना होने पर दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन पर ग्राहकों को बदनाम करते हैं। कोरोना संकट के कारण पैसे की दिक्कत होने की वजह से कई लोगों ने ऐसे ऐप इस्तेमाल किए और फिर इनके जाल में फंस गए। दिल्ली और मुंबई की पुलिस के पास ऐसे ऐप की तरफ से वसूली करने वालों की शिकायतों की बाढ़ आ चुकी है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश से लाए गए इन हथियारों को दिल्ली एनसीआर के बदमाशों तक पहुंचाने की तैयारी थी, जिसकी खुफिया जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पहले से ही मिल गई और फिर पुलिस ने उन हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गाड़ी से 35 पिस्तौल बरामद की गई। उन्हें बड़ी चालाकी से गाड़ी के दरवाजों और सीट के नीचे छिपाया गया था। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की बैठक से पहले आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का एक और दिखावा सामने आया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही लाहौर की एक कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने उसे यह सजा आतंकी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद देने के आरोप में सुनाई, लेकिन लखवी पर पाकिस्तान में हुई यह कार्रवाई दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, क्योंकि जल्द ही FATF की बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान पर आतंकी गतिविधियों की वजह से ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उसे विदेशों से मिलने वाली मदद बहुत हद तक बंद हो जाएगी। हालांकि अभी वो इस लिस्ट में ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। यही वजह है कि पहले हाफिज सईद, फिर मसूद अजहर और अब लखवी पर हुई इस कार्रवाई को पाकिस्तान का दिखावा बताया जा रहा है। FATF plenary meeting in February 2021. It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के साथ मुर्गे मुर्गियों के कारोबार पर भी इसका खासा असर पड़ा। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मुर्गे मुर्गियों की बिक्री भी कम हो गई, जबकि कुछ जगहों पर लोगों ने मुर्गे और मुर्गियां खरीदना ही बंद कर दिया। दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरे राज्यों की खबरों ने दिल्ली वालों को भी डरा दिया। दिल्ली की जिस गाजीपुर मंडी में मुर्गे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहां खरीदारों की तादाद घटकर आधी रह गई। लोगों में जिस तरह का डर दिख रहा है, जाहिर है कि आने वाले दिनों में संकट थोड़ा गहरा सकता है। लोगों के इस डर का सबसे ज्यादा नुकसान पोल्ट्री फार्म वालों को उठाना पड़ा। गुजरात में जैसे ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दी तो अहमदाबाद के सभी सरकारी पोल्ट्री फार्म पर मुर्गे मुर्गियों की बिक्री बंद कर दी गई। बर्ड्स और पोल्ट्री के एग्स है वो भी हमने टेम्पररी सेल के लिए अभी यहाँ से बंद कर दिया है। राजस्थान में कई परिंदे बड़े बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं और इसका सीधा असर वहां चिकन के कारोबार पर पड़ा है। जयपुर में कुछ दिन पहले तक 100 रुपए किलो से ऊपर बिकने वाला चिकन गिरकर 60 रुपए किलो पर पहुंच गया। कस्टमर का 40% भी कम हो गया इसके अंदर, मुर्गी के अंदर बहुत फर्क पड़ गया इस चीज़ के अंदर। बर्ड फ्लू का असर केवल मुर्गियों की बिक्री पर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डर के मारे कई लोगों ने अंडे खरीदने भी बंद कर दिए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लोगों को बर्ड फ्लू से दहशत में न आने की सलाह दी। उन्होंने ये दावा भी किया कि बर्ड फ्लू के पक्षियों से इंसानों में फैलने की बहुत कम संभावना है। कोई भी जो चिकन खाता है या एग खाता है, उबाल के खाते हैं। इस देश में रॉ मीट और रॉ एग वैसे भी नहीं खाया जाता, और उबालने या पकाने के बाद इसकी कोई संभावना इसके स्प्रेड की नहीं है। सौभाग्य की एक बात है कि वायरस से ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भी अफवाहें ही फैलाती हैं। देश में अभी बर्ड फ्लू की आशंका भर है और उसका असर दिखने लगा है। बर्ड फ्लू से कुछ पक्षियों के मरने की पुष्टि 5 राज्यों में हुई है, जहां सरकारी एजेंसियां पोल्ट्री फार्म, चिड़ियाघर और प्रवासी पक्षियों के ठिकानों पर नजर रखे हुए हैं। केंद्र सरकार ने अभी से महामारी नहीं घोषित किया है। किसी भी राज्य में कोई आदमी अब तक बर्ड फ्लू की चपेट में नहीं आया है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ऐसे वायरस पर नजर रखता है। वो भी एडवाइजरी और अलर्ट जारी कर देता है कि
फलां देश में फलां बीमारी तेजी से फैल रही है। भारत में बर्ड फ्लू को लेकर अभी WHO ने भी कोई चेतावनी या दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपने आसपास नजर रखें, परिंदों की मौत की जानकारी प्रशासन को दें ताकि बर्ड फ्लू की आशंका पर अंकुश लगाया जा सके। अगर बीमारी फैल भी रही हो तो वो हमारे बदभास होने से नहीं थमेगी। गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर उत्तरायण पर्व के मौके पर कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी दी, क्योंकि अदालत ने ही तैयारियों पर सरकार से जवाब मांगा था। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि सरकार ने अपने जवाब में बताया कि उत्तरायण के मौके पर छत पर पतंग उड़ाते समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना होगा, जबकि गर्भवती महिलाओं और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को छत पर न जाने की सलाह दी गई। साथ ही सार्वजनिक जगहों और रास्तों पर पतंग उड़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पतंग उड़ाते वक्त छत पर लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक होगी। तो वहीं हाउसिंग सोसाइटी में बाहरी लोगों के आने पर रोक रहेगी। छत पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो सकेगी। सरकार के मुताबिक इस बार ड्रोन से निगरानी की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कृषि सुधार कानूनों पर भले ही किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हों, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर उनकी तैयारी से यह जाहिर हो गया कि वो आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में, जबकि केंद्र सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें आईं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगा ही नहीं कि किसान संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन को लंबा खींचने के लिए पूरी तैयारी की गई। जिस जगह पर कुछ दिन पहले तक लोग हाथों से झाड़ू लगा रहे थे, अब वहां सफाई करने के लिए बड़ी मशीनें आ गईं। इसके अलावा उनके खाने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का भी पूरा इंतजाम किया गया। एक शख्स तो पिछले 1 महीने से वहां किसानों को मुफ्त में दातुन और साबुन जैसी चीजें दे रहा है। इसके अलावा अब वहां किसानों के बिगड़े ट्रैक्टर बनाने वाले भी आ गए हैं। यही नहीं, ठंड में किसानों को गर्म पानी देने के लिए एक बड़ी चिमनी लगा दी गई, जिसे देसी गीजर भी कहा जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि इससे किसानों को 24 घंटे गर्म पानी मिलेगा। ये लगभग पूरा दिन पूरा रात आग जलती रहेगी और पानी चलता रहेगा। इन तैयारियों को देखकर यह जाहिर हो गया कि किसान संगठन आंदोलन जारी रखने के मूड में हैं, जबकि कृषि मंत्री कई बार किसान संगठनों से अपील कर चुके हैं कि हड्डियां गला देने वाली सर्दी में वो आंदोलन न करें। सौ बात की एक बात है कि किसानों से बेहतर ये बात कोई नहीं समझ सकता कि हमारे सुख दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देकर बैठे किसानों की सुविधाओं का ख्याल भी तो कुछ लोग रख ही रहे हैं ना। ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तो ये है कि किसान अपनी जिद के साथ ही उन लोगों के बारे में भी सोचें जिनकी ज़िंदगी इस आंदोलन की वजह से दुश्वार हो गई। आना जाना मुश्किल हो रहा है, काम धंधा बंद है, क्योंकि दिल्ली आने जाने के रास्तों को किसानों ने घेर रखा। आंदोलन कर रहे किसानों की लड़ाई सरकार से, तो इसकी सज़ा हम सबको तो नहीं दी जा सकती। किसानों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि दिल्ली की सीमाओं पर धरने से सरकार नहीं, आम लोग पिस रहे हैं। देश भर में ड्राई रन कर वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परखने के बीच सरकार ने टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट जारी कर दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार ने उन स्वास्थ्य कर्मियों के नामों की लिस्ट जारी की जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाएगा। यही नहीं, सरकार की तरफ से उस लिस्ट को ड्राई रन सेंटर भी भेज दिया गया और उस सेंटर से स्वास्थ्य कर्मियों के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाएगा जिसमें उन्हें कब और कितने बजे पहुंचना है इसकी जानकारी दी जाएगी। सेंटर पहुंचने पर सरकार की तरफ से भेजी गई लिस्ट में और कोविन ऐप में उसका नाम मिलाया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी को रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल किया गया पहचान पत्र दिखाना होगा और फिर पूरी तसल्ली होने के बाद ही सेंटर पर उनको कोरोना का टीका लगाया जाएगा।